सारे आए हुए हैं, कुछ एब्सेंट है लोग। हाँ जी बच्चों, क्या होमवर्क था अपना? हम क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन पे थे हम। कहाँ तक किया था बच्चों हमने? ओके, हम यहाँ पे थे ना बच्चों? अच्छा, तो इसमें फिर ये हमने 5 के लिए किया था क्लास में ना? 12 के लिए आपने ट्राई किया था, उससे क्या निकल के आया कि 12 पे जब आप करोगे बेसिकली तो वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, है ना? तो जब वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो आप उसके लिए क्या करोगे? फिर आपको दोबारा सॉल्व करोगे तो आपके एफबीडी में यहाँ पे एफ एस की जगह एफ के लग जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, म्यू के एन, मतलब कि वो हो गई 6। ठीक है ना? तो उसके इसमें फ्रिक्शन 6 हो गई और फिर इक्वेशन क्या बनेगी, 12 माइनस 6 इक्वल टू 2 है। तो ए की वैल्यू 3 आ गई। क्या ये क्वेश्चन सबको बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों? कैसे हमने किया? ओके, चलो ऐसे एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आ, 10 के लिए बच्चों करो सॉल्व। सबने वो हमने ओके से 10 के लिए रिवाइज करो।
Yes. दिखाओ। गलत। हाँ, गलत। गलत। सही जा रहे हो। हाँ जी, और रॉन्ग। गलत। गलत। तो क्या किया, क्या आपने कैसे किया? ये किस टाइप वीडियो बनाया? नहीं, वो 2 एफिड बने हुए हैं ना। गलत। गलत। 1 मिनट भाई, मैं ही चेक कर लूं। इतना कंसिस्टेंटली कैसे? गलत है सबका। गलत। या 2.5 गलत है। लेट्स मेक थिंग्स इजी। गलत। फ्रैक्शन में बताओ। ठीक है। दोनों की पूछिए। कैसे निकाला है? तो कैसे निकाला है? इक्वेशन तो कुछ और है, इससे ये आंसर कैसे बन गया? पैराग्राफ नहीं, इक्वेशन में कहाँ है ये बताओ। तुम तो कहानी बना के बता रहे हो, लिखा कुछ और हुआ है, कर कुछ और रहे हो।
होता है इम्प्लीमेंटिंग तो हम साथ में चलेंगे तो हम एक सिस्टम बनाते हैं ऑडियो के साथ में चलेंगे नहीं ये कैसे पता कि साथ चलेंगे जी रिलेटिव मोशन ये कैसे पता आपको कि नहीं है क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से काम है ये कौन सा मेथड होता है ये तो कोई मेथड नहीं करा रहा अभी अगला क्वेश्चन दूंगा गलत हो जाएगा और कम कैसे है फोर्स तो 10 ही लग रही है 100 थोड़ी लग रही है फोर वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में नहीं और ये फोर वाली तो फिर ये क्या किया सर ये जो एफ स्टैटिक है वो मैक्सिमम रूम की उसकी वैल्यू और वो मतलब 10 के बराबर ही आएगी तो कैसे है ये मैंने पहले अर्थ फ्रेम में जो ये क्वेश्चन करते हैं फिर तो इसके वो लगा देना बस जो फोर वाली कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में ये चलो 4 एक स्टेप लिख दिया फिर ये कैसा है फिर ये सर यहाँ पर इससे पहले मैंने अर्थ फ्रेम में जो 2 वाला ब्लॉक है उसके फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 10 आ सकती है और 10 नहीं वो फोर्स लगेगा मतलब जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं होगा रॉन्ग मेथड सिस्टम से बड़ा प्यार है भाई तुम सबको गलत जबरदस्ती आंसर निकाला है बस वो तो क्योंकि पता चल गया हम्म हाँ जी देखो सी मैंने इसीलिए स्पेशली पूछा कि जो ऊपर स्टेप्स आपको बताए गए थे वो ध्यान से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बट किसी ने नहीं ध्यान दिया वेरी सरप्राइजिंग तो ये हाल रहेगा ना तो फिर एडवांस टेस्ट तो लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस लायक तो कोई है नहीं फिर तुम में से चुपचाप मेंस के टेस्ट दो कैसे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन क्या कंडीशन थी कंडीशन ये थी कि यू स्टार्ट विद द assumption ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसमें ऑटोमेटिकली अंडरलाइन कंडीशन क्या हो जाती है जैसे ही आप स्टैटिक फ्रिक्शन मानते हो कि दोनों बॉडीज की सेम एक्सेलरेशन होगी आप सबने क्या किया स्टैटिक माना ठीक है लेकिन अगला स्टेप गलत कर दिया या तो आपने एक्सेलरेशन 0 मान ली या दूसरी गलती लो आपने जो इतनी बार मैंने बोला था कि स्टैटिक को 10 नहीं पुट कर सकते म्यूएफएन जिन सब ने आंसर 2.5 निकाला है उनका कैसे निकला है जब आपने फ्रिक्शन को 10 पुट किया हुआ है सही कह रहा हूं मैं हाउ डू यू नो कि फ्रिक्शन 10 है वो तो आप पुट ही नहीं कर सकते थे तो तो हमने स्टैटिक अज्यूम की और स्टैटिक अज्यूम के साथ क्या कंडीशन लगाओगे कि बोथ ब्लॉक्स हैव सेम एक्सेलरेशन तो क्या आपको यहाँ पे पता है कि वो जो सेम एक्सेलरेशन होगी वो 0 ही होगी वो आप सबने कैसे माना हुआ था आपने स्टैटिक मान के चलो एफएस तो माना लेकिन आपने एक्सेलरेशन 0 मानी हुई थी भाई ऊपर वाले क्वेश्चंस में तो इसलिए थी क्योंकि ग्राउंड की एक्सेलरेशन 0 पता थी आपको ऊपर वाले की 0 पता चल गई आपको यहाँ पे आपको कैसे पता चला
कि भाई दोनों की एक्सेलरेशन 0 ही होगी? बताओ। मैं अर्थ फ्रेम की बात कर रहा हूँ। कैसे पता चला कि भाई हाँ एक्सेलरेशन 0 है? बताओ, क्या पता चल रहा है? अगर नहीं पता चल रहा तो क्या करोगे? ये मानोगे, राइट? तो एफबीडी कैसा बनता दोनों बॉडीज का? अच्छा, एक और चीज देखनी पड़ेगी। बताओ, ये 2 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर को लगेगी? लेफ्ट को। ये चीज तो हमने पहले भी बात की हुई है कि 2 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट को लगेगी। क्यों? सीधा ही है। 4 वाले को क्या लगेगा कि 2 आगे को जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए पीछे को लगाएगा। तो भाई यहाँ पे अब आपका एफबीडी कैसा बनेगा? ये रिपीट वाला मत पढ़ो, ऐसा नहीं बनेगा। 10 FS A, और इसका क्योंकि इस पे फ्रिक्शन पीछे लगी तो इस पे आगे लगेगी, FS और सेम A, इजंट इट? तो आप इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे अब? 10 - FS इज इक्वल टू 2A, FS इज इक्वल टू 4A। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, आपका A आ गया 10/6, FS की वैल्यू आई 20/3, जो कि μs इंटू n से कम है, क्योंकि n कितना था? 20 था। तो हमारी अजम्पशन ठीक थी, तो ये आंसर बन गया। क्या ये एग्जैक्टली वैसे नहीं हो रहा जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे? कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत कैसे पड़ रही है? हम्म। नहीं, वो कैसे आया हुआ आपका? वो जो 6 से आया हुआ था। जो ये एफबीडी है, ये 4 वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में है ना, इसमें जो भी फोर्सेस है उसको मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि ए डैश कैसे इक्वेट किया? वही तो पूछा था ना सर। यहाँ से 4F तो आ गया, F तो आ गया 4A के बराबर जो हाँ। है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। दोनों के एक्सप्रेशन दोनों के सिस्टम सॉल्व करना है। क्या? दोनों के एक्सप्रेशन सेम है, दोनों के सिस्टम सॉल्व करना है। तुम सिस्टम से ही करो, तुम्हारे लिए वही ठीक रहेगा। क्या आपको सॉल्व करने से पहले पता था कि यही आएगा? अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती फिर? हाँ जी, समझ आया? फटाफट 15 के लिए सॉल्व करके दिखाओ मुझे।
गलत। ये कैसे बन गया? ये कैसे? देखो देखो। हाँ जी, 2.5 आएगा आंसर। इस केस में कौन कॉन्ट्रडिक्शन आती है? ठीक है, 20 के लिए करो रिपीट। गलत। क्या आंसर अभी भी गलत है। गलत। अब से बच्चों फिर से वो रूल स्टार्ट है, जिसने एक बार भी गलत आंसर दिखाया 5 डेज तक वो दोबारा नहीं दिखा सकता।
अब 3 से 5 दिन तो करना बनता है, इतने महीने निकल गए। ठीक है बच्चों, डू यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग बाय द राइट टेक्निक? हम कई बार धक्के से कोशिश करते हैं आंसर निकालने की, सिस्टम बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऑब्वियसली आपको ये तो क्लियर होगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे को नहीं आता होगा सिस्टम से करना, है ना? बट कुछ रीजन है जिस कारण से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब जैसे अगर आप ये वाला केस लोगे 20 वाला, ये हो जाएगा सिस्टम से? नहीं होगा, है ना? तो हमें एक मेथड बनाना है जो हर जगह लग सके, रादर देन कि मैं आपको ये कहता कि हाँ यार 10 पे सिस्टम लगा दो, 20 पे सिस्टम मत लगाओ। वो कितना कंफ्यूजिंग होता, राइट? तो इसलिए मैं सिस्टम की, आपने देखा होगा, बहुत देर से बात नहीं कर रहा हूँ। अभी आगे फिर आएगा, इट्स नॉट कि खत्म हो गया उसका काम, आगे आएगा, बट हम तब शायद हमें और बेटर चीजें आ जाएंगी जिससे कि हम और अच्छे से उसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हमने बिल्कुल एग्जैक्टली वो स्टेप्स फॉलो किए होंगे जो आपको पिछली क्लास में बताए थे, फिर ये हो जाता। जैसे ही हम कुछ भी अलग तरीके से करना शुरू करते हैं, आंसर गलत हो जाता है। क्या ये बात समझ आ गई सबको? सबको तीनों केस क्लियर हो गए बिल्कुल कि कैसे करना था? ओके, अब ये ठीक होना चाहिए, नहीं तो मैं एक्चुअली पिटाई करूंगा आज। अब क्वेश्चन क्या है, देखो, हमने ये जो फोर्स है अभी ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाई हुई थी, अब उसी फोर्स को ऊपर की जगह नीचे वाले पे कर दो। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझ लो। अब ये फोर्स यहां नहीं लग रही, सिर्फ 4 kg वाले ब्लॉक पे लग रही है। उसके आपने ये दो केसेस लेने हैं, 20 एंड 30, उसके लिए सॉल्व करना। 20 वाली का अभी कुछ नहीं बता रहा मैं, किसका कह रहे हो? ये फर्स्ट केस का 20 वाला? अच्छा, उसका आंसर है, इसका 6 आएगा, इसका 2 आएगा। मुझे लगा आप अगले का कह रहे हो। ठीक है, सबको समझ आ गया? मैं एक बार, बच्चों एक सेकंड, पेन रखो, एक बार इसके सारे आंसर्स वेरीफाई कर लो। 10 वाले में आंसर्स क्या बनते हैं? 10/3, 10/3। 15 वाले में आंसर्स बनते हैं 5/2, 5/2। सॉरी, 10/6, 10/6। 15 वाले में आंसर्स बनते हैं 5/2, 5/2। 20 वाले में आंसर्स बनेंगे, ऊपर वाले का बनेगा 6, नीचे वाले का बनेगा 2। ठीक है, अब अगला करो। किस पे? हाँ, 4 kg ब्लॉक पे हम आगे को 20 लगा रहे हैं।
बच्चों चाहे 10 बार चेक करना, लेकिन मुझे दोनों केसेस के बिल्कुल ठीक आंसर चाहिए। डायरेक्ट अर्थ फ्रेम में ही करो, कोई फायदा नहीं है ना, वो जबरदस्ती लंबा हो जाता है। किसी ने वो किया सॉल्व जो पिछली क्लास में था क्वेश्चन, M2 M4 है, बताओ क्या आंसर है। चल पहले कर लो, उसके बाद कर। किसका दिखा रहा, कल वाली कौन सा है? कौन सा? दोनों करके फाइनल चेक करते हैं। क्या इसके रेस्ट पता है ना? ठीक है, इसमें बच्चों एक थर्ड पार्ट भी ऐड कर लो।
सा फर्स्ट? अरे 3 दिन। ठीक। हाँ जी, हो गया बच्चों? तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आना चाहिए 10/3 ऑफ बोथ ब्लॉक्स। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 5 ऑफ बोथ ब्लॉक्स। थर्ड पार्ट का आंसर आएगा ऊपर वाले की 4, नीचे वाले की 8। हो गया सबका? पक्का क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों 2 क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशंस जो हमने अभी पढ़ी हैं, बस जनरल टर्म्स में कर दिया उसको। एक केस में फोर्स ऊपर लग रही है, एक केस में नीचे लग रही है। आपको निकालना है एफ मैक्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर फॉर बोथ द केसेस। हाँ, फ्लोट मूव। हाँ
हम क्या करना चाह रहे थे तो डार्क को डार्क करना था और ब्लैक करना था। छो भी रहा। How about this? सही है। ये आता है। स्मॉल तो कट गया ना।
के रिलेटिव में जाएगी तो उसे सूडो फर्स्ट टाइम मिलेगी आपको प्रेफिक्स लगी और उनसे पता है कि अगर रिलेटिव में एक्सेलरेशन से मैं एफ में किस पार्ट की बात कर रहे हो यही सर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट सर एक्सेलरेशन में सर और सर मैं ये भी पता है एक्सेलरेशन के स्टार्ट में दोनों की एक्सेलरेशन 0 है तो सर इसको इक्वेट करेंगे एम इज इक्वल टू एफएस की वैल्यू लिमिटिंग केस हो रहा है एफ मैक्स है तो सर एफएस की मैक्सिमम वैल्यू भी एस एन और हम नॉर्मल की वैल्यू पता है एम जी एम एक ही कर दो ये तो कैपिटल है में आएगा सूडो इसके मास्टर्स करेंगे ना इसकी तो एक्सेलरेशन देते हैं सिर्फ कैपिटल एफ से फोर्स थी वो कहाँ गई एक्सटर्नल फोर्स एफ थी जो बनी हुई है फिगर में हाँ जी सेकंड पार्ट का बचा आंसर वो आ जाएगा आपका यूएसजी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो बच्चों इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन था ना ये पिछले वाले क्वेश्चन से तो बहुत आसान था बताओ क्यों क्या गिवन था एक तो ये दे दिया कि ब्लॉक्स मूव टुगेदर दूसरा ये भी दे दिया एफ मैक्स मतलब लिमिटिंग तो आपको लिमिटिंग के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू भी बता दी और आपको ये भी बता दिया कि दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे मूव करते हैं तो इक्वेशंस बनाना बहुत आसान है कोई केसेस नहीं बनाने कुछ नहीं करना सीधा निकल आएगा आंसर ठीक है जैसे मैं आपको फिर एक सेकंड वाला मतलब मान लो करके दिखाऊं तो देखो सीधा सीधा पता ही है कि एक्सेलरेशन सेम है तो ये एफबीडी बन गया और मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता है कि जो एन फ्रिक्शन है उसको अब सीधा म्यू एस एन लिख सकता हूँ करेक्ट तो इस पे भी म्यू एस एन तो इसकी इक्वेशन क्या बनी म्यू एस एन इज इक्वल टू एम ए और इसको जब सॉल्व किया तो वी गेट दिस आंसर आगे समझ बच्चों सबको पक्का लग गया आइडिया अगला अच्छा क्वेश्चन आ जाए फिर ओके लो जी छोटा सा चेंज है बस क्या चेंज है बताओ अब दो जगह फ्रिक्शन है जैसे मैंने आपको कहा मैकेनिक्स में एंडलेस पॉसिबिलिटीज है राइट और मुश्किल करना हो क्या करो तीसरा ब्लॉक लगा दो ठीक है वो तो फिर 1 घंटे का क्वेश्चन बन जाता है 3 ब्लॉक तीनों में फ्रिक्शन बहुत ध्यान से करना ठीक है
हाँ अच्छा अच्छा, एक मैं आपको चार्ट बता दूं। जैसे हम अभी तक कह रहे थे, हम कहते थे कि फ्रिक्शन को स्टैटिक अज्यूम करके शुरू कर दो, है ना। यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे दो जगह फ्रिक्शन है, तो फिर क्या करें, हाउ विल यू स्टार्ट, दोनों को स्टैटिक मान, ठीक है ना, दोनों को स्टैटिक मान के स्टार्ट करो, फिर दोनों की कंडीशंस लगाओगे। बेसिकली दोनों को स्टैटिक अगर हम मानते हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा होगा, रेस्ट पे ही है ना। अगर नीचे रेस्ट स्टैटिक है तो मतलब 4 वाला रेस्ट पे, और अगर 4 और 2 के बीच में स्टैटिक है तो मतलब वो भी रेस्ट पे। तो हम स्टार्ट वहां से करेंगे, है ना, कि स्टैटिक स्टैटिक दोनों जगह स्टैटिक मान के।
कुछ ऐसा करते हैं, इसको ना आप घर पे करना, एनीवेज लंबा क्वेश्चन है, तो अभी हम टेस्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन पूरा नोट कर लो, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। तो पहले तो आप 2 kg वाले पे यही सेम फोर्स लगा के करोगे, मतलब फिर 4 पे लगा दो, फिर दोनों केसेस को रिपीट करना है ये नई वैल्यू के लिए, यूएस म्यू के की। हाँ जी, आंसर चेक करूं अगर किसी ने किया। रिस्क पता है ना? कौन सा? ये वाला, ठीक है। इसमें हम जितनी मर्जी एक बढ़ाएं, ये फर्स्ट पार्ट, दूसरा पहले, ठीक है। कौन सा आंसर? ये दो, ठीक। सेकंड, तो फिर जल्दी क्यों है दिखाने की है? तो मैं जाना है कहीं, या मुझे कहीं जाना है, या मैं कोई प्राइज दे रहा हूँ आंसर देखने पे? हाँ जी, हाँ नहीं क्या था? हम्म, ठीक है, चलो ये नोट कर लिया बच्चों। किसका? उसका आंसर है 3g/29, ऊपर की तरफ। किसी का आया था आंसर? धीरे धीरे करके बढ़ रहे हो। हाँ, ये करियर नोट बच्चों सबने, मतलब कितने आंसर आएंगे टोटल? हम्म, 16 हो गए ना। फोर्स, एक फोर्स के 2 आंसर हैं, तो 2 फोर्सेस हो गई 4, और वो फोर्स के 4 केस हैं। पहले नीचे वाले पे लगेगी, फिर फ्रिक्शन बदल दी, फिर 2 केस वहां से आ गए।
तो टोटल 16 आंसर्स आएंगे, राइट? ओके, टेस्ट। यस, पहला क्वेश्चन हो गया था बच्चों। पहला क्वेश्चन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई खास मुश्किल नहीं था। दूसरा ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब क्लियरली क्वेश्चन पढ़ते सार आपको पता चल रहा है कि क्या करना है, ठीक है? मैं उस हिसाब से इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ। तीसरा करा हुआ क्वेश्चन है। फोर्थ सब कुछ वही था, सिर्फ एक एंगल निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी थी। क्या का है इसमें कि जो हैट है एक्सटेंडेड लेंथ 12 है और आपको फेस की लेंथ भी यदि 16 है ना, तो क्या यूज होएगा बेसिकली इसमें बच्चों? मतलब बस यही कहना था ना आपको कि यार हैट ऐसे है 12 और ये फेस 16 है, तो जो रेन का एंगल है वो बस ये बन सकता है, बस इतना पार्ट यूज होना था। नेक्स्ट, ये नहीं समझ आया? Observe a car. A says that car is moving in east direction. B says that car is moving in north. They contradict the direction, but say that magnitude is same. Speed of B is double that of speed of A. Then the true direction of car will be. और आपको ये कह दिया कि A और B जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? तो मतलब क्या है, A और B सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं। A कह रहा है कि जो कार है वो ईस्ट में जा रही है, बी कह रहा है कि जो कार है वो नॉर्थ में जा रही है, लेकिन दोनों को मैग्नीट्यूड जो है वो सेम दिख रहा है, राइट? तो क्या मतलब क्या बना बच्चों क्वेश्चन का? ए को मान लो यू दिख रही है, बी को बी मतलब ए की स्पीड यू है, बी की स्पीड 2u है। दोनों को डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है। यही बात हुई ना? तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ जो कार है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या है? कुछ ईस्ट को वी बोल देते हैं। तो ये बन गया वी सी माइनस वी ए। तो इसके हिसाब से जो वी सी बना वो क्या बना? वी इधर प्लस यू बन इधर। क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। ये ईस्ट फिक्स्ड है, ए की डायरेक्शन नहीं फिक्स, ठीक है? इसको हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस बी है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए? नॉर्थ, like this. Sorry, C with respect to B, यही बनेगी ना? तो जो कि बन गई वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ C बन गई
बी इधर को प्लस बीबी, which is nothing but v इधर को प्लस 2v है। तो कैसे इससे आगे कैसे बढ़ सकते हो बच्चों? अगर हम तो क्या बना, ऊपर से 2v है, क्या बन रहा है 2vc माइनस 2v, नीचे से नहीं नहीं ऊपर तो ऊपर माइनस 2v, तो इससे क्या बन गया रीअरेंज, vc क्या बन गया आपका, vc इधर गया तो वो क्या बन गया, इसको इस साइड ले आओ तो आपके पास वेक्टर बन गया, और हमें तो डायरेक्शन ही निकालनी है तो वो निकल आएगी यहाँ से। क्लियर? तो ये चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया इन द सेंस कि हो सकता है एकदम हमारे माइंड में ना आए कि भाई कैसे प्रोसीड किया जाए जिसमें। ये किसी का ठीक हुआ था? वेरी गुड। आगे 6th बिल्कुल किया हुआ क्वेश्चन। 7th वेरी इजी, किसी का 7th ना हुआ हो तो बहुत आसान था। हाँ मुझे लग रहा था कुछ था ही नहीं, मतलब उन्होंने क्या करना था तो उसके अलावा कंपोनेंट लो बस उससे सॉल्व कर दो। जब ये लाइन दे दी इसने खत्म ही कर दिया काम की वेलोसिटी वेक्टर मेंटेन्स एन एंगल 60 डिग्री विद लाइन ओपी। तो मतलब ओ को तो हमेशा पी की वेलोसिटी क्या नजर आ रही है 10 cos 65, ओ को पी अपनी तरफ तो 5 से आता हुआ दिख रहा है ना, बस बात खत्म। ये तो आईआईटी में पक्का होता है ऐसे ही, मैं आपको वही ज्यादा दिमाग लगाया। 8 बिल्कुल होने वाला था क्या, देख लेते मैनेज होल्डिंग अम्ब्रेला दिस मच velocity 10 falling will be true. Rain is falling at an angle 30 degree with vertical towards the man. Rain may be falling at angle 30 degree with vertical away from the man. Rain is falling vertically. None of these. कुछ नहीं दिया तो अर्थ फ्रेम में बताना। ये क्या आंसर रिलेटिव में आ रहा है? Is it? हाँ मतलब ग्राउंड फ्रेम वाला आंसर होना चाहिए, वही दिया हुआ। ये तो आपको मैंने रूल बताया ही हुआ कि अगर कुछ नहीं मेंशन हम हमेशा अर्थ फ्रेम के लिए सॉल्व कर, अर्थ फ्रेम का ही है ना आंसर या नहीं, मतलब ये रिलेटिव तो नहीं हो सकता अगर बी आंसर, मतलब रिलेटिव में तो क्या होगा, और फिर तो कुछ बचेगा ही ना, रिलेटिव में पूछेंगे तो फिर सॉल्व भी क्या किया, वो तो पता ही है कि हाँ 30 डिग्री जो है वो। 9th थोड़ा सा मतलब
एकदम नहीं समझ आएगा क्या पूछा है, बट देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए ना, आपको ये समझ नहीं आया पूछा क्या है मतलब, है ना, बट यूनिट्स आइडिया लगा लो, सारा कुछ किस फॉर्म में था, v into s, v into s डायमेंशनली क्या बन रहा है, वेलोसिटी इनटू एरिया, वॉल्यूम पर सेकंड। तो आपको ये पूछा था कि सिलेंडर के अंदर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, किस वॉल्यूम किस रेट से पानी भर रहा है सिलेंडर के अंदर। नहीं आंसर तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो v डॉट एस ही आएगा आंसर। आई होप आपने मिक्स ना किया हो, जो रेन गिर रही है वो वर्टिकल है, नॉर्थ ईस्ट तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुई, तो जिस डायरेक्शन से रेन नीचे जा रही है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने नॉर्थ और वर्टिकल को मिक्स ना किया हो। 10th क्वेश्चन, ये अजीब था, मतलब ये एकदम नहीं समझ आता कि क्या करना है, बट इतना मतलब एग्जाम टाइम के लिए अजीब था। क्या पूछा है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच विद स्पीड v, डायरेक्शन इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, magnitude of relative velocity between a pair of particles averaged over all the pairs in the collection। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताओ, जो आपको वैसे बता रहा हूँ, ये टेस्ट के टाइम पे तो सीधा छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों, एकदम पढ़ के कुछ नहीं समझ आया कि क्या, कहाँ से कैसे शुरू करोगे, क्या करोगे, है ना। इन क्वेश्चंस पे कभी आप फर्स्ट टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी सारे क्वेश्चंस में एकदम देख के कुछ तो पता चल रहा है ना क्या करना है, चलो इससे अगला भी, ऊपर वाला भी मैं मान सकता हूँ कि एकदम नहीं समझ आया, छोड़ दो, बट जो इसके पहले वाले थे उसमें तो सीधा दिख रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी का है या क्या करना है ना। तो सी इसमें क्या है, आपको कहा है कि जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैग्नीट्यूड और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स एवरेज्ड ओवर ऑल द पेयर्स। तो मान लो बच्चों, मैं कोई भी एक केस लेता हूं, मान लो एक पार्टिकल है जिसकी स्पीड दी है, एक दूसरा पार्टिकल है उसकी, मैंने कोई भी एंगल थीटा मान लिया, एंड मुझे पता है कि जो एंगल थीटा है वो रैंडमली वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से 180 या 360, मतलब अगर मैं एक ही सेंस में लूंगा तो 360, है ना। तो भाई इन दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनी, मतलब आप ये दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी, कौन सा माइनस कौन सा किया डजंट मैटर, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए। तो मतलब मान लो दिस माइनस दिस कर दो, तो ये रिजल्टेंट निकल आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो, वो कुछ v और थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। क्या आता है, कुछ 2v sin थीटा बाय 2 या कुछ ऐसा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो ना इसको, वो अपना ट्राइंगल लॉ लगा के। तो अब वो जो आ गया उसका आपने क्या करना है, आप उसकी एवरेज निकालना चाहते हो। एवरेज कैसे निकलती है, ऐड करके उसको डिवाइड कर दोगे विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऐड करने का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेशन। तो वो जो एक्सप्रेशन आएगा आपने क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो ना आज ना कभी भी एग्जाम में नहीं होते, ठीक है, और पक्का आएंगे, ये भी बात मान लो। देयर विल ऑलवेज बी सम बाउंसर्स जो आपको एकदम से पढ़ के नहीं समझ आएगा, जिसकी अप्रोच आपको एकदम से हिट ही नहीं करेगी, तो दीज आर मेंट टू बी लेफ्ट, राइट। ये क्वेश्चन तो सिर्फ वही कर सकता है एग्जाम में जिसने पहले क्वेश्चन कर रखा हो क्वेश्चन, और आईआईटी में पहले किया हुआ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। तो इसलिए
ये क्वेश्चंस बने ही इसलिए होते हैं कि छोड़ने, ठीक है। मतलब आपको, मतलब दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। मतलब इसमें आप ये मान लो जितना टाइम आपने लगाया उतना आप टेस्ट का टाइम खराब कर दो, क्योंकि पहले तो फिजिक्स कॉम्प्लेक्स की समझ ही नहीं आया है क्या, उसको फिर मैथ्स में कन्वर्ट करना, फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इलेवेंथ क्वेश्चन तो हाँ पहले किया हुआ है। ट्वेल्थ इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं पता था, ठीक है, तो इसलिए छोड़ना बनता है, ठीक है। ये यहाँ तो भी रिलेटिव वेलोसिटी दिख रहा है, मैंने मतलब करेक्ट किया था बाद में, तो बट आपके लिए तो इसको छोड़ना ही बनता था। क्यों? यू हैव नो क्लू कि व्हाट इज दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, राइट। और क्या करो, नहीं, इसका क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग क्या होता है कि मतलब ना, जैसे मान लो ये पार्टिकल ए है, ये बी है, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ए के फ्रेम में बी की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी है, तो हमें ये निकालना है कि ए को क्या दिख रहा है कि बी किस वेलोसिटी से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ही ये है कि डायरेक्शन फिक्स हो गई पहले कि टुवर्ड्स ए वाली डायरेक्शन के हिसाब से बताना। अगर तो आंसर 2 आएगा तो +2 आएगा, अगर ये वाला आंसर होता तो आप कैसे आंसर करोगे? -2। क्यों? क्योंकि वो ए वाली डायरेक्शन के ऑपोजिट है। एनीवेज ये कंसेप्ट अभी आगे आना है, तो मतलब यू आर नॉट सपोज टू नो दिस, तो ये क्वेश्चन छोड़ना ही बनता। अगर बिटवीन ए एंड बी लिखा है तो फिर हम नहीं बता सकते, फिर सी या डी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। क्या था एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की, मेरे को वेलोसिटी ऑफ, अगर हम ऐसे निकालें, मान लो मैं बी के फ्रेम में गया, तो बी के फ्रेम में जो, अगर मैं इस डायरेक्शन को ही मानूं तो ए की वेलोसिटी वी ए माइनस वी बी बनेगी, तो मेरा आंसर इसका माइनस होना चाहिए क्योंकि ये तो इधर को आ रही है, तो माइनस ऑफ वी ए माइनस वी बी, तो वी बी माइनस वी ए होना चाहिए। तो दिया क्या हुआ आंसर? हाँ, तो ऐसे ही आप दूसरे में भी करोगे तो भी यही आएगा, वी बी माइनस वी यही आएगा। बट एनीवेज उस पे कोई 13th आराम से हो सकता था, 14th थोड़ा सा था, टाइम लगने वाला क्वेश्चन था। चलो ये करते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 15th ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे। ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है, बट अ गुड क्वेश्चन। 16th क्लास में किया हुआ है क्वेश्चन। 17th ये भी आराम से हो सकता था। 18th बहुत इजी था, एक्सेप्ट फॉर ये मैंने अब चेंज कर दिया, उसमें वर्क डन की बात हो रही थी। वर्क डन हमें नहीं पता, तो हमारे को बी और डी तो मार्क ही नहीं करने चाहिए थे, हमारे को तो सीधा ए और सी में से जो भी आंसर बनता है वो मार्क करना चाहिए था और आगे बढ़ जाना चाहिए, राइट। उस पर तो आप टाइम लगा ही नहीं सकते। 19th
ये फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला आ गया, तो छोड़ देना चाहिए था। 20th तो वैसे होना चाहिए था, मतलब सी यहाँ रिलेटिव का तो कोई काम ही नहीं था। आप सिंपली ये सोचो कि एक बंदे के फ्रेम में क्या दिख रहा है, एक पर्सन को किसी दूसरी बॉडी की कुछ वेलोसिटी भी दिख रही है और कुछ एक्सेलरेशन भी दिख रही है, तो बस आपको उस हिसाब से आंसर करना है। बताओ अगर हम एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी हो और एक एक्सेलरेशन भी हो तो क्या कुछ पॉसिबल होता है? क्या स्ट्रेट लाइन पाथ पॉसिबल होता है? यस। क्या कर्व पाथ पॉसिबल होता है? यस। प्रोजेक्टाइल, बस उसके हिसाब से आंसर आएगा। तो मतलब बी गलत हो गया। इट इज पॉसिबल की स्ट्रेट लाइन, यस। बी क्यों गलत है? ऑलवेज जरूरी नहीं है। सी क्या क्या है कि पार्टिकल एट रेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डी विल ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों? आप एक बॉल को ऊपर फेंकते हो हाईएस्ट पॉइंट, हाँ तो उसमें भी तो इनिशियल होती है रिलेटिव जब बॉल को ऊपर फेंकते हो। हाँ तो है, तो ये तो इनिशियल का है ना, ये थोड़ी का है कि बाद में भी हो। 21 सिर्फ एक हल्का सा ये क्या मॉड्यूल में ही है, तो बात ही खत्म हो गई। 22 ये भी बिल्कुल हमने किया हुआ है। आप एक बात देखो, ठीक है, आई टेक थोड़ी सी ब्रेक, मैं खराब कर रहा हूँ आपकी। एक बात समझो बच्चों, इस टेस्ट की ओवरऑल लुक एंड फील, जैसे मैंने आपसे पूछा भी था क्लास में, आपने कहा बहुत टफ टेस्ट लगा आपको, और मार्क्स भी वैसे ही हैं टफ वाले, ठीक है। बट आप एक बात सोचो, एक पता है कैसे एनालाइज करते हैं? वो क्वेश्चंस निकाल दो इस टेस्ट में से जो बिल्कुल एकदम से कुछ नहीं समझ आता, सॉर्ट ऑफ बाउंसर्स कह लो, जिन पे मतलब मैं कहता हूँ कि टाइम खराब ही नहीं करना चाहिए था। कौन से थे देखो, फिर से एक बार देखें तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक क्वेश्चन, मार्क्स गिनना जरा, ये कितने नंबर का था? 4। वर्क डन का एक ऑप्शन, नहीं टोटल 2 ऑप्शन थे ना आंसर, उसमें से आपने एक आंसर कर दिया तो आपको +1 मिला, तो कितने गए? 3 कट गए वहां पे, 7 हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये हटा दो इसके मार्क्स। कितने मार्क्स का था ये? 3, 10। ये अच्छा क्वेश्चन था, हटा दो, 13। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये हटा दो, 12, 16। ये हटा दो, 19। ये हटा दो, ये हटा दो, 25 मार्क्स का मान लेते हैं कि जो टफ था, ठीक है। मैंने आपको क्या स्कोर बोला था कि इतना स्कोर हो तो अच्छा है, राइट? ये कितने मार्क्स का पेपर था? 73 - 25 कर लो, जस्ट थिंक ऑफ इट, कितना बनता है? 48 बनता है वो तो है, और मैंने तो आपको फिर भी 35 का, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल होता है एडवांस टेस्ट को एनालाइज करना, सारे टफ निकाल दो। अगर ये जो मैंने इतने क्वेश्चन हटाए, तो उसके बाद आप सोचो आपके पास कितना टाइम था, अगर वो अच्छे क्वेश्चंस को आप जो जो बचे क्वेश्चंस थे उनको आराम से करना हो। दिस इज द ट्रिक फॉर डूइंग एडवांस क्वेश्चंस ऑलवेज, कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टफ क्वेश्चन, छोड़ दो साथ के साथ, पहले दूसरे करो। अगर आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ देते हो और सारे आसान कर लेते हो, तो आपने 48 मार्क्स का तो करा ना अटेम्प्ट, उसमें से चलो मान लो एक आधा कोई गलत भी हो जाएगा, 40 तो पहले ही हाथ में आ गए ना। फिर बाकियों पे टाइम लगाओ जो टफ थे, उनमें से कोई हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। 40 पे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पे आ जाते। हमसे क्या गलती होती है? हम इन बिटवीन वाले टफ क्वेश्चंस को छेड़ते हैं, मे बी ड्यू टू ईगो, मे बी ड्यू टू ओवर स्मार्टनेस, मे बी ड्यू टू फुलिशनेस, कि हमने देखा ही नहीं और हम सीक्वेंस में ही करी जा रहे हैं, ठीक है। हम छेड़ते हैं, फिर वो नहीं होता, फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम आगे वाले क्वेश्चंस भी खराब कर लेते हैं, ऐसा होता है। फिर हम टेस्ट के बाद कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल टेस्ट था, वो बेकार हो गया, राइट?
यही तो सीखना है। मुश्किल वालों को बिल्कुल साइड पे कर दो, जो आसान है उन पे टाइम लगाओ, उनको ठीक कर दो। कोई भी टेस्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आए हो जो जैसे हमने अभी काटे थे, राइट? हमेशा दूसरे होंगे ही होंगे। ठीक है, अब आप कहो कि हाँ जी मॉड्यूल का क्वेश्चन था और मैं भूल गया, तो फिर तो भाई अब ये तो एडवांस में नहीं चलता। जो चीज करी हुई हो, जैसे ही मैंने आपको बोला कि करा हुआ क्वेश्चन आना, तो भाई उससे अच्छा कुछ कोई नहीं सकता। इसमें तो फिर भी मुझे दो देखो टी स्क्वायर बिल्कुल एक वो भी आप कह रहे हो इंक्लाइन वाला। हाँ, तो आई होप अब अगली बार से ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा आपको कैसे करना है ना? चलो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों आपका होमवर्क है, एक तो ये 16 आंसर जो थे, और फिर आपने